तो गाइस स्टार्ट करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस की अगर हम बात करें तो इट्स अ पोटेंशियली सीरियस इन्फेक्शन. इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया दैट मे अफेक्ट्स योर पल्मोनरी कैविटी, दैट इज़ योर लंग्स, or may involve the extrapulmonary sites like brain, liver, bones, intestine, etc. Usually it is caused by the Mycobacterium tuberculosis. It's a bacterium which is a bacillus variety of bacteria. Bacillus means rod shaped. उसके अलावा कुछ और भी स्ट्रेन्स होते हैं जो टीबी कॉज करते हैं, लाइक माइकोबैक्टीरियम कैंसेसी, माइकोबैक्टीरियम एवियम, माइकोबैक्टीरियम बोविस, Mycobacterium africanum. Now, transmission usually occurs through droplets. Now, historical background की अगर हम बात करें तो this disease was emerged around 70,000 years back in Africa. Move on to the next part, which is the pathogenesis. Now, pathogenesis में basically इसके inhalation के बाद के processes आते हैं. Once inhaled, the organism lodges itself in the alveoli and initiates the recruitment of macrophage and lymphocytes. As you know, सबसे पहले इम्यूनिटी के अंदर हमारे मैक्रोफाजेस, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इनका रिक्रूटमेंट होता है जिस पर्टिकुलर साइट पर इन्फेक्शन हुआ है. मैक्रोफाज दे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एपिथेलॉइड सेल्स एंड लैंगरहांस सेल्स, जो कि खुद एक्टिवेटेड सेल्स हैं और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का भी काम करते हैं. नाउ इनका एग्रीगेशन होता है अलॉन्ग विद लिम्फोसाइट्स टू फॉर्म द क्लासिकल ट्यूबरकुलस ग्रैन्युलोमा. नाउ ग्रैन्युलोमा इज अ काइंड ऑफ मास. इस पर्टिकुलर ग्रैन्युलोमा का एग्रीगेशन फॉर्मेशन करता है प्राइमरी लियन की. उसके अलावा इस प्राइमरी लियन को एक पर्टिकुलर नाम से भी जाना जाता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज गॉन्स फोकस. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्राइमरी लियन होता है जो कि ग्रैन्युलोमा एग्रीगेशन को कहा जाता है, दैट इज़ गॉन्स फोकस. इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये पेल येलो और कैशियस दैट इज़ योगर्ट टाइप नोड्यूल होता है, जिसकी सर्कमफेरेंस अगर हम बात करें इसका डायमीटर तो फ्यू मिलीमीटर से लेकर के 1 से 2 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर हो सकता है. नाउ ये जो ग्रैन्युलोमास होते हैं गॉन्स फोकस, इनिशियल स्टेजेस के अंदर पेरीफेरी में प्रेजेंट होते हैं लंग्स के. उसके बाद जब स्प्रेड हो जाता है ऑर्गेनिज्म का टूवर्ड्स द हाइलर लिम्फ नोड्स, इट इज़ फॉलोड बाय द सिमिलर रिएक्शंस लाइक अगेन कैशियस ग्रैन्युलोमास की फॉर्मेशन होती है और प्राइमरी लियन और लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो एक बड़े लेवल पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी रैंकी कॉम्प्लेक्स. ओके, देन उसके बाद रिपेयरमेंट स्टार्ट होता है टिश्यूज़ का, जिसके अंदर रैंकी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक कैप्सूल की फॉर्मेशन होती है जो कि फाइब्रस कैप्सूल होता है, जिसकी वजह से बैसिलस स्प्रेड लिमिट हो जाता है विद इन दैट कैप्सूल. इफ़ नो फर्दर कॉम्प्लिकेशन अकर्स, दिस कॉम्प्लेक्स गेट्स कैल्सिफाइड एंड इट इज़ क्लियरली सीन ऑन चेस्ट एक्सरे. एक बार इनका लिम्फेटिक या फिर हेमाटोजीनस स्प्रेड हो जाए तो उसकी वजह से सेकेंडरी फोकाई की फॉर्मेशन होती है दूसरे ऑर्गन्स में भी, जिनके अंदर इंक्लूड हैं हमारे लिम्फ नोड्स, सीरस मेम्ब्रेन्स, मेनिंजेस जिसके वजह से ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, बोन्स, लिवर, किडनीज एंड सम टिश्यूज एसोसिएटेड विद लंग्स एज वेल. ना यहाँ पर हम क्लू लेने की कोशिश करते हैं किसी भी इन्फेक्शन से, तो हम यहाँ पर डायग्नोज या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस रूल फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं. मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है जहाँ पर सेल मीडिएटेड डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवाया जाता है जो 24 आवर्स टू 48 आवर्स अपना रिजल्ट दे देता है. या फिर इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे टेस्ट होता है जो कि लेटेंट टीबी के लिए किया जाता है, जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है टीबी की. If the reparative process fails, primary progressive disease ensues. Now डायग्रामेटिक स्कीम से समझने की कोशिश करते हैं. मैंने यहाँ पर सेंटर में एक मैक्रोफाज ड्रॉ किया है, उसके आसपास बैसिलाई प्रेजेंट हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. इन ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के ऊपर कुछ पर्टिकुलर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं जिनके रिसेप्टर मैक्रोफाजिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. फॉर इंस्टांस मैनोस टाइप ऑफ रिसेप्टर जिनको हम मैनन रिसेप्टर कहते हैं,
C3b रिसेप्टर होते हैं जो कि ऑप्सोनाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से सेल इन पर्टिकुलर पैथोजेंस को फेगोसाइट करता है, मतलब उसको अपने अंदर एज अ फूड मटेरियल ले लेता है और डाइजेस्ट कर देता है। उसके अलावा कुछ पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग रिसेप्टर्स भी होते हैं जिनको हम PRR भी बोलते हैं। एंड उसके अलावा कुछ एक्सेसरी रिसेप्टर्स भी होते हैं लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन जी, दैट इज FC गामा रिसेप्टर, टाइप ए स्कैवेंजर वैरायटी ऑफ रिसेप्टर्स। सो ये सब रिसेप्टर्स पहचानने में हेल्प करते हैं कि किस तरह का पैथोजन हमारे आसपास इन्वॉल्व हो सकता है। उसी के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसको फेगोसाइट कर लिया जाएगा। नाउ यूजुअली क्या होता है, फेगोसोम लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज कर जाते हैं इनसाइड द मैक्रोफाज और वहाँ पर फॉर्मेशन होती है फेगोलाइसोसोम्स की, जिसकी वजह से लाइसोसोम अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज कर देते हैं बैक्टीरियाज के आसपास और वो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। बट इन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ये मैकेनिज्म रुक जाता है, नहीं होता। इनहिबिशन कॉज करता है बैक्टीरिया इस मैकेनिज्म का, जिसकी वजह से वो प्रिवेल कर जाता है, डोमिनेट करता है और वो डिजीज़ नहीं हो पाती। अब जैसे कि मैंने बताया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मैनिपुलेशन कॉज करता है और फेगोसोम और लाइसोसोम के कांटेक्ट को इनहिबिट करता है और अल्टीमेटली इस कंडीशन से एस्केप कर जाता है, इस सिचुएशन से कोप करके वो ब्लड के अंदर रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियमिया कॉज होता है। नाउ कुछ डायग्रामेटिक मैकेनिज्म्स हैं जिनको समझते हैं। लाइक हमारे पास एक मैक्रोफाज है जो टूवर्ड्स साइटोटॉक्सिक या टी किलर सेल्स के पास आएगा और एक्ट करेगा एज a एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, दैट इज APC। नाउ एंटीजन के प्रेजेंटेशन होता है, उसके अलावा इंटरल्यूकिन 12 भी रिलीज होता है जो कि टी सेल प्रोलिफरेशन करवाता है। उसके अलावा टी सेल्स ऑर्डर देते हैं IFN गामा के थ्रू, दैट इज इंटरफेरॉन गामा, जिसकी वजह से कीमोकाइंस रिलीज करता है मैक्रोफाज और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 निकलते हैं, सीक्रेट होते हैं, जो कि कीमो अट्रैक्टेंट की तरह काम करते हैं और दूसरे केमिकल्स को और दूसरे सेल्स को, WBCs को रिक्रूट करते हैं एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन। ये एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म है जो कि इंडिकेट करता है कि यस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम जिसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स की ज़रूरत है। नाउ अब हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पल्मोनरी TB। तो फर्स्ट प्रोमिनेंट फीचर इज द क्रॉनिक कफ विच इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद हेमोप्टाइसिस, देन फीवर कुड बी देयर, अनरिजॉल्व न्यूमोनिया कुड बी देयर, वेट लॉस होता है, यहाँ पर लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, उसके अलावा चिल्स आते हैं एंड लिम्फ नोड्स के अंदर यूजुअली स्वेलिंग देखने को मिलती है हमें। इंसान बहुत ज़्यादा टायर्ड रहता है। ये कुछ प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं TB के। लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमरी पल्मोनरी TB। सो इट रेफर्स टू द इन्फेक्शन ऑफ द प्रीवियसली अनइन्फेक्टेड इंडिविजुअल जिसके अंदर ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट नेगेटिव आया हो, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पल्मोनरी TB। नाउ प्राइमरी पल्मोनरी TB के कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि इन्फेक्शन जिसकी ड्यूरेशन 4 to 8 वीक्स की होती है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होती है, बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है, इंसान बहुत ज़्यादा फटीग होता है, मलेज होता है, फीवर होता है उसको। उसके अंदर प्राइमरी कॉम्प्लेक्स ऑफ रैंकी देखने को मिलता है। उसके अलावा स्किन टेस्ट के अंदर पॉजिटिव आते हैं रिजल्ट्स। देन डिजीज़ इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं लाइक लिम्फ एडिनोपैथी विच इज़ यूजुअली हाइलर लिम्फ नोड्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कोलैप्स हो जाता है जिसके अंदर यूजुअली राइट मिडल लोब इन्वॉल्व होता है, देन कंसोलिडेशन दैट इज़ द फिलिंग, अगेन राइट मिडल लोब इसके अंदर बहुत प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइजीमा होता है, यहाँ पर कैविटेशन, कैविटीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है, प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, माइलिएशन होता है, मेनिंजाइटिस एंड पेरिगार्डाइटिस जो कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी कॉज है। देन हाइपर सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें तो कुछ रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं लाइक एरिथमा नोड्यूसम, डेक्टाइलाइटिस, डेक्टाइल्स की इन्फ्लेमेशन, फ्लैक्टेन्युलर कंजंक्टिवाइटिस दैट इज आई रिलेटेड डिसऑर्डर। सेकेंड वन इज द माइलरी TB। जब एक बार TB का इन्फेक्शन ब्लड के अंदर फैल जाता है, बैक्टीरियमिया हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं माइलरी TB। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय 2 to 3 वीक्स ऑफ फीवर, नाइट स्वेट्स particularly आफ्टर द मिडनाइट, एनोरेक्सिया भूख न लगना,
weight loss and dry cough, they are all associated with माइलरी टीबी. देन एब्डोमिनल एबनॉर्मेलिटीज़ भी इसके साथ इन्वॉल्व होती हैं, लाइक हिपैटोस्प्लेनोमेगैली एंड हेडेक, which usually indicates that there could be tuberculous meningitis. While performing the auscultation, generally, you will get crackle sound and classical 1 to 2 m lesion, also called the millet seeds. They can be seen in chest X-ray. Now the third form is the post primary pulmonary TB. यहाँ पर exogenous, which is the new infection, or endogenous infections could be associated, which is the reactivation of dormant primary layer. Apart from that, usually यहाँ पर apex of the upper lobe involve होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन की टेंशन की वजह से एरोबिक बैक्टीरिया का सर्वाइवल फेवर करता है. Now it has symptoms same as the miliary TB symptoms, like anorexia, night sweats, fever, malaise, fatigue, all of them. Now radiological changes could be there. Opacification, opaqueness हमें देखने को मिलती है जब हम चेस्ट एक्सरे इस फिल्म को एग्जामिन करते हैं. दोनों लोब्स के अंदर हो सकती है, किसी एक लोब में भी हो सकती है. एंड एज प्रोग्रेशन अकर्स, कंसोलिडेशन, दैट इज द फिलिंग. Apart from that, collapse could be there and cavitation formation occurs, which is up to varying degrees. Now it is very difficult to distinguish between inactivated and activated form. In other words, we call it active and quiescent stage. But there are some patterns which we need to follow, like miliary patterns, the bacteremia patterns, or cavitation, which favors affected or activated form of the disease. अब हम स्टार्ट करेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी. तो इट इज़ रेयर कंडीशन. जनरली 20% ऑफ द पेशेंट्स आर अफेक्टेड विद द एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी. नाउ फर्स्ट साइट दैट इज अफेक्टेड, दैट इज lymph adenitis. So lymph nodes are the most prominent sites in extrapulmonary TB to be affected. यूजुअली यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है सर्वाइकल लिम्फ नोड्स का, मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स का, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, एंड देन इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स. These nodes are usually painless and mobile in initial stages but gets matted over time. Then later on it gets discharged through skin with the formation of a collar stud abscess. Now इसके अंदर हमें ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी स्ट्रांगली पॉजिटिव देखने को मिलता है. मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा अभी कि कोलार स्टड एब्सेस दिखता कैसा है. तो गाइज आप देख सकते हैं, इट्स अ कोलार स्टड एब्सेस. इट इंडिकेट्स द एडवांसमेंट ऑफ द डिजीज़. पर्टिकुलरली यहाँ पर सर्वाइकल नोड्स इन्वॉल्व हैं एंड मीडियस्टिनल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं. इस तरह के पैटर्न्स हमें बताते हैं कि डिजीज़ अपनी प्रोग्रेसिव स्टेजेस में है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट्स में लिम्फ नोड्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो इसकी कुछ पर्टिकुलर स्टेजेस होती हैं. लाइक सबसे पहले लिम्फ एडिनाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन होता है उस पर्टिकुलर लिम्फ नोड का. देन वहाँ पर मैटिंग होती है आपस में, कोगुलेशन होता है सेल्स का. Then there is a formation of cold abscess, and when this cold abscess try to cross this dermis or the part of the upper skin, it becomes the collar stud abscess. As you can see here, there is a formation of sinus there in the later stages. Okay. Now the second site to be affected is the gastrointestinal tract. Usually जब TB gastrointestinal tract में spread हो जाता है तो उसके भी कुछ prominent features होते हैं, like fever, night sweats, anorexia, weight loss, and the right iliac fossa, it becomes palpable. Ultrasonography, that is the ultrasound and CT abdomen, it could reveal the thickened bowel wall, abdominal lymphadenopathy, the mesenteric thickening, or any sort of ascites. Usually tuberculous peritonitis is characterized by the abdominal distension and the pain and the constitutional symptoms associated with पेरिटोनाइटिस. अब जब हम लेप्रोस्कोपी परफॉर्म करते हैं जो कि डायरेक्टली इंसिजन होता है, तो वहाँ पर हमें वाइट ट्यूबरकल्स देखने को मिलते हैं ओमेंटम पे एंड पेरिटोनियल सरफेस. एज यू आर अवेयर, ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम. तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स वी गेट वाइल परफॉर्मिंग लेप्रोस्कोपी. उसके अलावा पेशेंट को जॉन्डिस भी हो सकता है. देन एसाइटिक फ्लूइड
exudative होता है usually in the gastrointestinal TB, and lymphocytes का count काफ़ी increase हुआ होता है. Then heart could be affected, which is the pericardial disease. Now यहाँ पर pericarditis हो सकता है, pericardial effusion भी देखने को मिलता है. Usually person को breathlessness होता है, night sweats होते हैं, and pericardial dullness हमें देखने को मिलती है उस particular region पे, and the globular enlarged heart could be seen on chest X-ray. Now constriction associated with raised jugulus venous pressure, an early third heart sound, atrial fibrillation, and the pericardial calcification could be associated with this TB. Now brain could be affected, which is also known as the CNS related TB. फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोमिनेंट साइट होती है ब्रेन के अंदर जो कि अफेक्ट होती है टीबी से, वो हैं मेनिंजेस. एज यू आर अवेयर देयर आर 3 टाइप ऑफ लेयर्स, द ड्यूरा मैटर, पाया मैटर एंड द अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन. ना यहाँ पर कुछ प्रोमिनेंट सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, लाइक डेलीरियम, पर्सन को सीजर्स होता है, हेडेक होता है बहुत सीवियर. उसके अलावा फीवर कुड बी एसोसिएटेड दैट इंडिकेट्स दैट देयर कुड बी ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस. Even after the treatment, mortality rate is still high, that is about 30%, as the extent of disease could be severe due to its after complications. एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट्स में बोन्स एंड जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं. सो वहाँ पर स्पाइन इज़ द मोस्ट कॉमन साइट when TB spreads to the spinal cord or spine vertebral column. So this is known as the Pott's disease. Kyphosis could be there. There is angulation between the intervertebral columns. CT and MRI are investigation procedures mostly. Differential diagnosis is malignancy. Important complications include the spinal instability, cord compression, and when joints are involved, there is Ponsat's arthropathy, which is associated with extrapulmonary TB. Now the next one is the genitourinary disease. टीबी जब जेनाइटल ट्रैक्ट्स के अंदर, पैल्विक सिस्टम के अंदर इंटरफेयर करता है, दैट इज़ द जेनाइटोयूरिनरी टीबी. और यहाँ पर भी कुछ प्रोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं. फीवर और नाइट स्वेट्स जो होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं व्हेन इट इज़ एसोसिएटेड विद रीनल ट्रैक्ट टीबी. अपार्ट फ्रॉम दैट सम genitourinary symptoms are there, like the hematuria, dysuria with sterile pyuria when we observe it under the microscope. Then infertility could be seen in women who are suffering from endometritis or any sort of abscess formation. Males के अंदर epididymitis or prostatitis could be there, which is associated with again infertility and signifies that there could be genitourinary TB.